तो हेलो एवरीवन, दिस साइड आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जानते हैं क्या क्या न्यूज आई है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। और उससे पहले, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप जो भी न्यू वीडियो आ रही है रिलेटेड टू न्यूज उसे मिस ना कर दे। तो जुपिटर का जो एयर ड्रॉप आया है, उसमें जुपिटर एयर ड्रॉप फार्मर, ये कोई बंदे हैं जिनको 1.1 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट कैसे हुआ? इन्होंने 10,000 वॉलेट बनाए थे जब एयर ड्रॉप इसका नहीं आया था, उससे पहले। और ये इंटरैक्ट हुए थे जुपिटर से, इस वजह से इनको एयर ड्रॉप मिला है। तो जो भी चीजें करनी होती है एक एयर ड्रॉप को लेने के लिए, वो इन्होंने करी। और उसके बाद जैसे ही एयर ड्रॉप आया, तो इनको यहाँ पे इनके 10,000 में से 9,246 वॉलेट में 1.85 मिलियन जुपिटर टोकन्स इनको मिले। और लुक ऑन चेन के अकॉर्डिंग, ये एक ब्लॉकचेन ट्रैकिंग फर्म है। इन्होंने देखा कि एयरड्रॉप फार्म, तो ग्रुप ऑफ फैमिलीज जो कि हमास अटैक के विक्टिम्स थे, वो बायनांस को स्यू कर रहे हैं। ये आरोप उन्होंने लगाया है कि इनका टेरर फाइनेंसिंग में हाथ था। तो अक्टूबर 7 को जो फैमिलीज ऑफ विक्टिम्स हैं, तो जब हमास अटैक हुआ था इसराइल पे, तो इन बंदों ने अब लॉ सूट फाइल किया है बायनांस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के खिलाफ, कि बायनांस का यहाँ पे हाथ था टेरर फाइनेंसिंग में। जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उसमें बायनांस के बीच में सेटलमेंट हो रहा है। और साथ में इनका ये कहना है, इन पे बायनांस पे ये आरोप इन्होंने लगाया है कि बायनांस जो है, उन्होंने प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया अपने केवाईसी का और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज का। इसी वजह से यहाँ पे बैड एक्टर्स जो है इस प्लेटफॉर्म पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। और वही एक्टर्स जो है, वो टेरर ग्रुप्स को पैसे भेज रहे हैं इस एक्सचेंज के थ्रू। यूनाइटेड स्टेट्स एंटी टेररिज्म एक्ट और फॉरेन सॉवरेन इम्यूनिटीज एक्ट के अंडर यहाँ पे इन्होंने स्यू किया है बायनांस को, ईरान को और सीरिया को। तो इस केस के बाद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस जितने भी हैं, उनको यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा। जो भी चीज़ें उनके एक्सचेंज में हो रही है, जो भी बैड एक्टर्स उनके एक्सचेंज को यूज करके ये चीजें कर रहे हैं, क्योंकि इससे एक्सचेंजेस की ही बदनामी होगी। और जो लोग हैं, वो ज्यादा से ज्यादा दूर रहेंगे इन एक्सचेंजेस से। एलसीएस जो कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था, जो बैंकरप्ट हो गया था 2022 में, तो वो फाइनली 18 महीने के बाद, जब इन्होंने 18 महीने पहले विड्रॉल वगैरह रोके थे बैंकरप्ट होने के बाद, तो 18 महीने के बाद अब ये जितने भी फंड्स है क्रेडिटर्स को वापस करने थे, वो रिपेमेंट करने के लिए रेडी है। करीब करीब $3 बिलियन से ज्यादा के जो फंड्स थे, अब ये रेडी है पे करने के लिए। और इसकी वजह से दिस एक्सचेंज इज नो लॉन्गर बैंकरप्ट। तो सेल्सियस नेटवर्क अब एज अ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज नहीं चलेगा। इसका जो फोकस है, अब वो माइनिंग और स्टेकिंग पे है। तो इसी वजह से जो सेल्सियस नेटवर्क है, उन्होंने एक नई कंपनी बनाई है आयोनिक डिजिटल नाम से, जो कि एक न्यू बिटकॉइन माइनिंग कंपनी होगी। और उसको ओन करेंगे जितने भी क्रिएटर्स हैं, कंप्लीट वो ओन करेंगे इस कंपनी को। इसे जो मैनेज कर रहे हैं, वो हट 8 कॉरपोरेशन है, जो कि लिस्टेड है नैस्डैक पे TSX टिकर साइन से। तो ये इसके माइनिंग ऑपरेशंस को मैनेज करेंगे। तो हट 8 का जो चीफ कमर्शियल ऑफिसर है मैट प्रूसक, ये आयोनिक डिजिटल का CEO होगा। तो रिपेमेंट करने का यही कारण था कि इनको अपना एक नई कंपनी खोलनी है। 2022 में जब इनके जो फॉर्मर CEO है, सेल्सियस नेटवर्क के जो CEO है, उनको अरेस्ट किया गया था, जिनका नाम था एलेक्स। फ्रॉड के ऊपर फ्रॉड चार्जेस लगे थे उनके ऊपर, कि उन्होंने CEL टोकन जो था उसके प्राइस को मैनिपुलेट किया था। तो अभी जो इनका ट्रायल होगा एलेक्स का, वो 2024 सितंबर में होगा। तो जेनेसिस जो कि एक क्रिप्टो लेंडिंग फर्म थी, जो कि बैंकरप्ट हो गई थी 2023 के जनवरी में, उसके 2-3 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि FTX की वजह से। FTX 2022 नवंबर में जब कोलैप्स हुआ था, तो पूरी मार्केट पे इफेक्ट पड़ा था। और मार्केट में प्राइस वॉलेटिलिटी की वजह से जेनेसिस के फंड्स में इफेक्ट पड़ा। और दूसरी चीज यहाँ पे, जो इन्होंने क्रिप्टो हेज फंड जिसका नाम एरो कैपिटल, जो कि एक सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो हेज फंड है, तो उस टाइम वो भी कोलैप्स हो गया था अपने बेट्स की वजह से और लोन नहीं दे पाने की वजह से। तो इस वजह से जेनेसिस को बैंक करप्ट होना पड़ा था। लेकिन अब ये $1.6 बिलियन, $1.8 बिलियन में से देने के लिए रेडी है। और वो कैसे यहाँ पे देंगे? अपनी ट्रस्ट्स को बेच के।
तो जो कि इन्होंने यूएस बैंकरप्सी कोर्ट से परमिशन लिया है अपने शेयर्स को लिक्विडेट करने के लिए। ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट, ग्रे स्केल इथीरियम ट्रस्ट और ग्रे स्केल इथीरियम क्लासिक ट्रस्ट को बेच के, जिसका अप्रोक्सीमेटली $1.6 बिलियन बनता है। और ये अपने क्रिएटर्स को देंगे जल्दी से जल्दी, इन्होंने बोला है, ताकि फिर से कोई प्राइस फ्लक्चुएशन ना हो जाए। जेनेसिस ने अपने क्रिएटर्स को $275 मिलियन की कैश पेमेंट ऑलरेडी कर दी है, और बाकी अब ये $1.6 बिलियन ये भी सेल करने वाले हैं। FTX ने फाइल किया है परमिशन टू सेल नियरली 8% स्टेक, जिसका वर्थ है $1.4 बिलियन इन एंट्रोपिक। तो एंट्रोपिक एक AI कंपनी है जिसमें FTX का 7.84% का स्टेक था, और अब FTX जो है वो रिपेमेंट करने के लिए अपने क्रिएटर्स को, तो यहाँ पे इनको कोर्ट की परमिशन चाहिए अपने जो स्टेक है उसको सेल करने के लिए, जिसकी वैल्यू है $1.4 बिलियन। तो अक्टूबर 2021 में FTX ने $500 मिलियन इस कंपनी में, AI कंपनी में इन्वेस्ट किया था, और इनको 7.84% का स्टेक मिला था। लेकिन अब रिपेमेंट करने की वजह से इनको बेचना पड़ रहा है, क्योंकि इनका $7 बिलियन जो इनके पास एसेट पड़ा था वो पूरा नहीं पड़ रहा रिपेमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो विक्टिम्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो यही होप कर रहे हैं कि जैसे ही कोर्ट ऑर्डर दे देती है सेल करने का, तो यहाँ पे इनके पास और फंड्स हो जाएंगे रिपेमेंट करने के लिए। और एंट्रोपिक स्टेक सेल की जो हियरिंग होगी वो February 22 को होगी, आफ्टर एन ऑब्जेक्शन हियरिंग ड्यू बाय February 15। FTX के जो फॉर्मर CEO थे SBF, इन्होंने $500 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, और अब जो इनके करेंट लीडरशिप है जिनकी, जॉन रे थर्ड, वो यहाँ पे इस शेयर्स को बेच रहे हैं। और यहाँ पे जो CEO है वो यहाँ पे दो तरीके से बेचने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक तो पहला है ऑक्शन या फिर प्राइवेट सेल। तो दो तरीके से यहाँ पे इनकी सेलिंग होगी जैसे ही कोर्ट ऑर्डर पास कर देती है। तो कल एल सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट थे नायब बुकले, वो फिर से री इलेक्ट हो गए हैं, वो फिर से प्रेसिडेंट बन चुके हैं एल सल्वाडोर के, विद ओवर 85% ऑफ द वोट, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है। एल सल्वाडोर के जो ये प्रेसिडेंट है, हम सभी जानते हैं, ये बिटकॉइन फ्रेंडली है, प्रो क्रिप्टो लीडर है, और ये पॉपुलर हुए थे अपने उस डिसीजन को लेकर जब इन्होंने 2021 में एल सल्वाडोर को सबसे पहली ऐसी कंट्री बनाई थी जिसका जो करेंसी है वो बिटकॉइन है। तो सल्वाडोरेंस ने फिर से अपने प्रेसिडेंट को जितवा दिया है, और साथ ही साथ मिनिमम ऑफ 58 ऑफ 60 डेप्यूटीज इन द असेंबली। IMF भी इस डिसीजन से खुश नहीं थी, क्योंकि इनकी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है क्रिप्टो को लेकर वो अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। लेकिन ब्यूकले ने इसलिए बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया था, फाइनेंस में उनको आसानी हो जाए, फॉरेन करेंसी ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो पाए। तो